हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बलून वैल्वुलोटोमी, इस तरह के प्रोसीजर्स मैं करता हूँ। मैं पिछले 10 से 12 वर्षों से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं ज़्यादातर वलसाड वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। वलसाड में जेनिथ डॉक्टर हाउस और वापी में 21st सेंचुरी हॉस्पिटल में मैं कैथ लैब भी रन करता हूँ और इस तरह के प्रोसीजर्स और कार्डियक पेशेंट्स का कंसल्टेशन मैं करता हूँ। मैं इस फील्ड में पिछले 12 वर्षों से हूँ और लगभग 10,000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी और 20,000 से ज़्यादा एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स मैंने करे हैं। मैंने अपना डीएम कार्डियोलॉजी का डिग्री जो है वो बेंगलोर में जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से किया था और इसके अलावा मुझे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन कॉलेज सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इंटरवेंशन की फेलोशिप भी हासिल है। इन वीडियोस को करने के लिए हमारा मेन उद्देश्य या मेन पर्पज़ ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि उनको हार्ट रिलेटेड बीमारियों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं होती और ज़्यादातर वो जब भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास डिस्कशन के लिए आते हैं तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ कंसल्टेशन 5-10 मिनट का होता है, जिसमें वो अपनी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे डाउट्स उनके मन में रह जाते हैं, जिसको बाद में वो अपने रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंड से पूछ के क्लियर करने की कोशिश करते हैं या लोकल डॉक्टर से पूछने की, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई मन में डाउट्स फिर भी रह जाते हैं और उनकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और आज के युग में जब हम एक मोबाइल फ़ोन, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक गाड़ी, कोई भी चीज़, एक मूवी देखने से पहले भी हम कोई भी चीज़ अगर करने से पहले हम ज़्यादातर रिव्यूज़ पर भरोसा करते हैं, उनको 50 बार सुन के उनको उसके बारे में अच्छी तरह से जान के जब हम डिसीजन लेते हैं, तो हेल्थ के रिलेटेड सेक्टर्स में ऐसा क्यों नहीं है। हेल्थ रिलेटेड बीमारियों के बारे में भी पेशेंट्स को अपनी बीमारियों के बारे में पूरी तरह समझ होना ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है, तभी वो समझ सकता है कि डॉक्टर ने कोई टेस्ट क्यों किया, कोई रिपोर्ट क्यों करवाई और उसका जो रिपोर्ट आई उसका क्या मतलब है और आगे उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस है, उसको क्या दवाइयाँ लेनी है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर पेशेंट को बेटर नॉलेज होगी तो वो उस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएगा और अच्छी तरह से डिसीजंस ले पाएगा। बेसिकली हमारा पर्पज़ इन वीडियोज़ के माध्यम से पेशेंट्स को एजुकेट करने का है। अगर आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम नया अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इससे कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो आप ये वीडियोज़ को अपने और इनकी लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी और हार्ट के ट्रीटमेंट्स में कुछ एडवांस टेक्निक्स की। रूटीन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं और ये अलग वीडियोस आप अलग से देख सकते हैं। ये सेपरेट वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ कुछ एडवांस टेक्निक्स की, जिसको रूटीन एंजियोप्लास्टी और रूटीन ट्रीटमेंट को जो अलग करते हैं और जिसके बेसिस पे हम कुछ स्पेसिफिक तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक्स है उसको हम अलग अलग तरह हेडिंग्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टेक्निक है जिसको रोटा अब्लेशन बोलते हैं। रोटा अब्लेशन बेसिकली एक डायमंड कोटेड बर होता है, एक डायमंड कोटेड बर होता है, यानी एक गोला जैसे होता है, जिसको हार्ट के नली के अंदर हम एक वायर के थ्रू ले जाते हैं और एक ये ड्रिलिंग जैसा सिस्टम होता है, जिसमें ये बर जो है कंटिन्यूसली उस वायर के ऊपर कंटिन्यूसली घूमता जाता है। और जब हम हार्ट की नलियों के अंदर इसको लेके जाते हैं तो हार्ट की नलियों में अगर कैल्शियम के पार्टिकल दीवारों में डिपॉजिटेड हो तो ये बर से हम उन कैल्शियम पार्टिकल्स को ड्रिल करके नली में जगह बना सकते हैं। ये रोटा अब्लेशन जो टेक्निक है वो कैल्सिफाइड नलियाँ, यानी जिन नलियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो और सिंपल एंजियोप्लास्टी द्वारा जिन्हें ना खोला जा सके, उनके लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में इस तरह के केसेस में जहाँ नलियों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो, वहाँ अगर आप बिना रोटा अब्लेशन के या बिना इसी तरह की किसी टेक्नोलॉजी के अगर आप नलियों को खोलने की कोशिश करेंगे तो स्टेंट प्रॉपरली खुलता नहीं है और दीवार से टकरा के कई बार टूट जाता है, क्योंकि स्टेंट बेसिकली एक मेटल की पतली सी स्प्रिंग होती है जो मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और अगर हाई प्रेशर्स पे आप किसी कैल्शियम वाली लेयर के साथ इसको अगर फुलाने की कोशिश करेंगे तो स्टेंट डैमेज हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में जहाँ सिंपल टेक्निक से एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है, नलियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, वहाँ रोटा अब्लेशन करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 100% गारंटी तो नहीं होती कि स्टेंट इसमें खुल ही जाएगा और अच्छा रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 80 to 90% सक्सेस रेशियो रहता है।
इस तरह के केसेस क्योंकि नलियों की तासीर बहुत ख़राब होती है, नलियों में ही बहुत कैल्शियम होता है, इसलिए कई बार रेगुलर एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में रोटा अब्लेशन वाली एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। रेगुलर एंजियोप्लास्टी में रीब्लॉकेज का चांस दवा वाले स्टेंट के साथ 5% होता है। रोटा अब्लेशन गाइडेड अगर हम एंजियोप्लास्टी ऐसी कैल्सिफाइड नलियों में अगर करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 10% तक भी जा सकता है। ज़्यादातर जिनको भी रीब्लॉकेज आता है पहले 6 to 8 मंथ्स में आता है। अगर किसी को रोटा अब्लेशन से सक्सेस ना मिले तो वैसे केसेस में हम कुछ और एडवांस टेक्निक्स जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे केसेस में हम वो टेक्निक्स यूज़ करके नली को खोल सकते हैं। रोटा अब्लेशन यूजली थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर, अराउंड कॉस्ट रूटीन एंजियोप्लास्टी के बियॉन्ड अराउंड 1 लाख तक एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें आता है। ये यूजली अक्यूट हार्ट अटैक के साथ जो पेशेंट हमारे साथ आते हैं, चालू हार्ट अटैक वाले पेशेंट जो आते हैं उनके साथ ये टेक्निक को हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें नली को थोड़ा जब हम ड्रिल करते हैं तो नली में कुछ देर तक फ्लो कई बार रुक जाता है, जिसको नो रिफ्लो फिनोमेना बोलते हैं, वो हो सकता है। और कई बार इस तरह के पेशेंट में हार्ट इतना सेंसिटिव होता है कि वो उस प्रोसीजर को टॉलरेट नहीं करता और डैमेज होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरह के केसेस को हम अक्यूट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में नहीं करते हैं। जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं या हार्ट अटैक हुए एटलीस्ट 2-4 महीने जिनको हो चुके होते हैं, उसमें इस टेक्निक को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह के केसेस में रिस्क ये है कि अगर नली बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है और ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अगर हम कर रहे हैं तो नली के फटने का या डैमेज होने का चांस हो सकता है, जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए ये रूटीनली हर केसेस में जिसमें माइनर कैल्शियम है सब में नहीं करते हैं। ये हम तभी करते हैं जब नलियों में इतना ज़्यादा कैल्शियम है कि वो स्टेंट को बिल्कुल नहीं खुलने दे रहा है और सिंपल बलून टेक्निक से वो बिल्कुल नहीं खोल पा रहे हैं हम स्टेंट को, तभी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा रहता है। आजकल काफ़ी रूटीनली हम इसे कर रहे हैं और ये डिवाइस हमारे पास भी अवेलेबल है, तो इसलिए हम काफ़ी रूटीनली इसको कर रहे हैं, तो इसलिए कंपेरेटिवली रिस्क कम रहता है। पर इस तरह के केसेस में रेगुलर एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। कोई केसेस में जहाँ स्टेंट्स में रीब्लॉकेज अगर आया हो, यानी पहले का अगर पेशेंट को स्टेंट डाला हो और स्टेंट में अगर रीब्लॉकेज आया हो और वो अगर काफ़ी हार्ड हो, सिंपल बलून टेक्निक से ना खुले, तो वहाँ पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। रोटा अब्लेशन से उनको भी हम नलियों को खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैल्सिफाइड नलियों के लिए कुछ और ऑप्शन जो अवेलेबल है। एक इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी करके आता है, जिसमें एक बलून रहता है जिसमें एक लिथोट्रिप्सी का कैथेटर रहता है। ये जैसे कि किडनी की पथरी को तोड़ने के लिए एक लिथोट्रिप्सी का कैथेटर रहता है जो हम किडनी के अंदर पास करते हैं, और वो साउंड वेव्स या शॉक वेव्स पास करता है, जिससे कि वो पत्थर या स्टोन्स जो है वो टूट जाते हैं और बाद में वो पेशाब के जरिए निकल जाते हैं। सेम टेक्नोलॉजी हम हार्ट में भी यूज़ करते हैं, जहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर हम ये लिथोट्रिप्सी का कैथेटर हार्ट के अंदर क्रॉस करते हैं और उसको हम जहाँ कैल्शियम का सबसे ज़्यादा डिपोजिशन है वो एरिया में ले जाके शॉक वेव्स डिलीवर करते हैं, तो वो जो कैल्शियम की परत है वो टूट जाती है और उसके बाद हम उसमें स्टेंट कर सकते हैं। ये टेक्निक हम रूटीनली बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो लिथोट्रिप्सी कैथेटर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस है और वो काफ़ी कॉस्टली है, ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख जितना उसका खर्चा आता है, इसलिए रूटीनली हम इसको यूज़ नहीं करते। पर हाँ, दिस एन एडवांस टेक्निक जो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक लेज़र टेक्निक भी है, जहाँ इस तरह के कैल्सिफाइड या कैल्शियम वाली नलियों में जहाँ वेसल में इतना कैल्शियम है कि हम उसको रोटा अब्लेशन से भी नहीं कट कर पा रहे हैं, वहाँ लेज़र के कैथेटर आता है, जिसमें नली में एक स्पेशली डिज़ाइन कैथेटर हम हार्ट के ब्लॉकेज वाले साइड पर ले जाते हैं और लेज़र से वो ब्लॉकेज को या क्लॉट को हम कैल्सिफाइड जो लेयर है उसको गला देते हैं, तो उसमें स्टेंट डिप्लॉय करने में मदद मिलती है। इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि टेक्निक काफ़ी कॉस्टली है, इसका जो मशीन है वो बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, तो इसलिए इसको रूटीनली यूज़ नहीं करते। और लेज़र गाइडेड एंजियोप्लास्टी ये सिर्फ बहुत कैल्सिफाइड नलियों में ही किया जाता है, ये रूटीन केसेस में एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं या वो बोलते हैं कि लेज़र से हम एंजियोप्लास्टी में स्टेंट के बदले यूज़ कर सकते हैं, वैसा नहीं है। ये सारी ही टेक्निक में स्टेंट अच्छे से डिप्लॉय हो जाए या स्टेंट अच्छे से अंदर नली में चला जाए और बैठ जाए और खुल जाए, इसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये एंजियोप्लास्टी के बदले नहीं होता, ये सिर्फ एंजियोप्लास्टी को फैसिलिटेट करने के लिए या उसको ज़्यादा ईजी बनाने के लिए टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। अब हम इमेजिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। इमेजिंग टेक्निक्स में बेसिकली 2 चीज़ आता है, इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और जिसको आईवस बोलते हैं, और ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसको ओसीटी बोलते हैं। आईवस में क्या होता है, कैथेटर होता है जो कि हम वायर के ऊपर हार्ट की नली के अंदर ले जाते हैं, जैसे सोनोग्राफी का प्रोब होता है जिसमें हार्ट के ऊपर हम सोनोग्राफी का प्रोब रख के अल्ट्रासाउंड की बीम ट्रांसमिट करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन को असेस करते हैं। वैसे इसमें एक कैथेटर होता है जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, वो हम हार्ट के अंदर लेके जाते हैं और उससे हम हार्ट की नली के साइज़ को असेसमेंट प्रॉपरली करते हैं और उससे हमें स्टेंट डिप्लॉय करने में मदद मिलती है। इसको इंट्रावैस्कुलर यानी नली के अंदर की सोनोग्राफी बोलते हैं। ये टेक्निक से फ़ायदा ये है
कि नली का एक्चुअल साइज़ हमें पता चल सकता है कि नली में नॉर्मली जब हम स्टेंट डिप्लॉय करते हैं तो नली का साइज़ या स्टेंटिंग का जो कितना साइज़ हमें यूज़ करना है ये अंदाज से किया जाता है। और कई बार अंदाज में अगर 1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर का भाई अगर डिफरेंस हो गया तो स्टेंट क्लॉट हो सकता है या उसमें रीब्लॉकेज हो सकता है। अगर ज़्यादा साइज़ का स्टेंट ले लिया तो नली फट सकती है, अगर कम साइज़ का स्टेंट ले लिया तो स्टेंट में रीब्लॉकेज आ सकता है, क्योंकि बेसिकली स्टेंट के अंदर एक केमिकल की कोटिंग होती है जो अगर स्टेंट दीवार से प्रॉपरली टच करेगा तो ही वो केमिकल दीवार पर असर करता है और रीब्लॉकेज को रोकता है। अगर स्टेंट दीवार में प्रॉपरली टच नहीं हो रहा है और उसके टुकड़े अगर हवा में लटक रहे हैं तो स्टेंट प्रॉपरली काम नहीं करेगा और वो जो स्पेस क्रिएट हो जाता है उसमें रीब्लॉकेज आने का चांस बढ़ जाता है। तो इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड से हम वेसल को एक्चुअल साइजिंग कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर तक भी हम प्रॉपर साइजिंग कर सकते हैं। और स्टेंट किस साइज़ का हमें लेना है उसमें थोड़ा मदद मिलता है। कोई अगर स्पेसिफिक एरिया स्टेंट का जहाँ वेसल प्रॉपरली अच्छे से नहीं खुला है स्टेंट, तो हम उसको अच्छे से फिर से री एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको आईवेस गाइडेड स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बेनिफिट ये है कि कोई नली का सेगमेंट में अगर कैल्शियम वगैरह ज़्यादा है उसको भी हम असेस कर सकते हैं। कोई जगह पे स्टेंट का डैमेज हुआ है, स्टेंट फ्रैक्चर हुआ है तो असेस कर सकते हैं। नली में कोई जगह ब्लड जमा हो गया है जिसको इंट्रावैस्कुलर हीमाटोमा बोलते हैं, या इंट्रावैस्कुलर नली में कोई तरेर आ गए, क्रैक आ गया, इसको डिसेक्शन बोलते हैं। ये सब चीज़ों को भी असेस कर सकते हैं। और जो रूटीन सिंपल एंजियोग्राफी में कई चीज़ें हमें जो नहीं पता चलती हैं वो इस टेक्निक से हमें पता चलती है, जिससे कि स्टेंट के रीब्लॉकेज का चांस काफ़ी कम किया जा सकता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि रीब्लॉकेज का चांस इन टेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट रेगुलर एंजियोप्लास्टी से हाफ किया जा सकता है। अक्यूट हार्ट अटैक में जब पेशेंट आता है तो कभी कभी हम ये इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड डिले करके 1-2 दिन के बाद भी करते हैं, क्योंकि अक्यूट हार्ट अटैक में कई बार हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जल्दी एंजियोप्लास्टी को फिनिश किया जाए। तो इसको डिलेड आईवेस गाइडेड स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये मशीन हमारे पास यहाँ वलसाड वापी में अवेलेबल है और ये मशीन का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट टू द पेशेंट अराउंड 60,000 to 70,000 या अराउंड 1 लाख तक रहता है। इसके अलावा एक और एडवांस टेक्निक है OCT यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये आईवेस जैसी मशीन है जिसमें CT यानी कार्डियक टोमोग्राफी का कैथेटर हार्ट की नली में पास किया जाता है और इसमें वो CT की रेडिएशन से नलियों को कितनी चौड़ाई है और उसमें किस तरह का ब्लॉकेजेस हैं, कितना कैल्शियम है, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ, इसको असेसमेंट करते हैं। इसकी इमेज क्वालिटी जो है आईवेस की इमेज से बेटर रहती है, पर ये कैथेटर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है और ये मशीन भी काफ़ी कॉस्टली आता है, इसलिए बहुत कम सेंटर्स में ये अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेक्निक नहीं है, काफ़ी सेंटर्स में इंडिया में अवेलेबल है ये मशीन, लेकिन काफ़ी लोग को ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर। रूटीन एंजियोप्लास्टी में अगर हम OCT गाइडेड प्रोसीजर करते हैं तो कॉस्ट अराउंड 1 लाख जैसा रेगुलर एंजियोप्लास्टी के ऊपर बढ़ जाता है। इसके अलावा एक FFR करके टेक्निक होती है जिसको फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट को ऐसा ब्लॉकेज है जिसमें एंजियोग्राफी में असेसमेंट नहीं हो पा रहा कि ब्लॉकेज में स्टेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्लॉकेज एंजियोग्राफी वाइज तो हमें लग रहा है कि बहुत ख़राब नहीं है लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, या एंजियोग्राफी में लग रहा है कि ख़राब है लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो वैसे केसेस में जहाँ बॉर्डर लाइन लेजन्स है, जहाँ हमें अंदाज़ नहीं पड़ रहा कि स्टेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं, वहाँ ये इस FFR के टेक्निक को यूज़ करते हैं। FFR में क्या है, एक प्रेशर वायर हम हार्ट के बलून, हार्ट के वायर जो ब्लॉकेज है उसके अक्रॉस इस वायर को रखते हैं और उस ब्लॉकेज के डिस्टल साइड और उसके पहले वाले साइड के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस है उसको असेस करते हैं। उसके बाद हम एक एडिनोसिन करके इंजेक्शन देते हैं ताकि नली को मैक्सिमम डायलेट किया जा सके, पोला किया जा सके, और ये प्रेशर डिफरेंस को फिर से रीअसेस करते हैं। अगर ये प्रेशर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, एक कट ऑफ वैल्यू उसमें आती है, अगर उससे सिग्निफिकेंट है तो एंजियोप्लास्टी करने से फ़ायदा है, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो एंजियोप्लास्टी करने से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये टेक्निक हम 90-95% वाले ब्लॉकेजेस में नहीं करते हैं, जहाँ अराउंड 50 to 80% के बीच में ब्लॉकेज होता है, जहाँ एंजियोग्राफिक असेसमेंट अगर करना मुश्किल है, वहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और इससे पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या नहीं, या समझ लीजिए किसी को एक नली में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, आप सारे सेगमेंट्स में स्टेंट नहीं करना चाहते हैं, कोई 3-4 जगह ब्लॉकेजेस में 1-2 जगह स्टेंट करना चाहते हैं, तो कौन सा ब्लॉकेज ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये असेस करके उसको स्टेंट किया जा सकता है और इसमें अननेसेसरी स्टेंटिंग को अवॉइड किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और उसका यूजुअल कॉस्ट अराउंड 30,000 to 40,000 पेशेंट को एडिशनल पड़ता है। इसके अलावा लास्ट जो हम बात करेंगे वो रोबोटिक एंजियोप्लास्टी के बारे में बात करेंगे।
ये बेसिकली एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन हैंड्स के बदले रोबोटिक आर्म्स को यूज़ किया जाता है एंजियोप्लास्टी करने के लिए। ये बेसिकली एक रिसर्च टूल है और शायद ही कहीं इंडिया में अवेलेबल है, एक आध कई जगह पे अभी रिसेंटली रिसर्च के हिसाब से इसको ट्राई किया गया था। पर इसमें इवन सिंपल एंजियोप्लास्टी भी करना किसी मैराथन दौड़ने के बराबर है, क्योंकि इवन सिंपल एंजियोप्लास्टी जिसको कार्डियोलॉजिस्ट करने में 5 से 10 मिनट में फिनिश कर सकते हैं, वो एंजियोप्लास्टी भी इसमें करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि अपने हाथ से कार्डियोलॉजिस्ट जितने फिनिश के साथ या जितने प्रिसीजन के साथ उस एंजियोप्लास्टी को कर सकता है, रोबोटिक हैंड से उसी चीज़ को करने के लिए सालों की प्रैक्टिस भी लगती है और गलती होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। इवन सिंपल से सिंपल एंजियोप्लास्टी भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से करने में शायद रिजल्ट उतने अच्छे ना आए, इसलिए ये फैंसी चीज़ें हो सकता है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए और रेगुलर एंजियोप्लास्टीज़ के बदले इसको यूज़ किया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अननेसेसरी पेशेंट को कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिजल्ट रेगुलर एंजियोप्लास्टी से बहुत ख़राब मिलता है, उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। तो इस तरह के केसेस में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एक लास्ट जो हम बात करेंगे कंप्लीटली डिसॉल्वेबल स्टेंट्स के बारे में। ये टेक्नोलॉजी भी कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, जहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्वेबल स्टेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। कॉन्सेप्ट ये था कि स्टेंट में नॉर्मली मेटल होता है जो कि एंजियोप्लास्टी के बाद नली के अंदर लाइफ टाइम रहता है। जब हम एंजियोप्लास्टी करके काफ़ी साल हो जाते हैं तो वो मेटल कंटिन्यूसली नली के अंदर दबा हुआ रह जाता है। तो डिसॉल्वेबल स्टेंट्स में कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे मटेरियल से अगर स्टेंट को बनाया जाए जो कि बायो अब्जॉर्बेबल हो और ये स्टेंट्स अपने आप घुल जाए, ताकि कुछ साल के बाद जब नली एक बार अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ गई और कोलेस्ट्रॉल सब साइड पे हो गया तो स्टेंट को मेटल को वहाँ पे रहने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप घुल जाए तो दोबारा वहाँ पे एंजियोप्लास्टी वगैरह की कुछ ज़रूरत हो तो प्रॉब्लम ना है। पर इन स्टेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम पाई गई कि जो मेटल ये जो स्टेंट्स थे बहुत वीक और बहुत ही कच्चे टाइप थे, इसलिए जब इनको हम फुलाने जाते थे तो कई बार स्टेंट्स में डैमेज हो जाता था। दूसरा, ये स्टेंट्स क्या है, रेडियो ओपेक नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेंट्स जब हम यूज़ करने जाते हैं तो कई बार हमें जो फ्लोरो वाली मशीन है उसमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देते हैं और इस तरह के केसेस में डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, ये भी पाया गया कि ये स्टेंट्स के जब डिज़ोल्व होता है तो स्टेंट्स कई बार पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाता और कुछ टुकड़े हार्ट के अंदर रह जाते हैं जो कि सालों साल वहाँ पड़े रहते हैं और जिसमें बाद में जाके क्लॉटिंग हो सकती है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो अबॉट कंपनी ने बनाया था उन्होंने विड्रॉ कर लिया और ये अभी तो एज ऑफ नाउ वो कंपनी मार्केट नहीं कर रही है। रिसेंटली एक इंडियन कंपनी ने ये इस तरह के स्टेंट्स लॉन्च किए हैं जो अभी रिसर्च में है और अगर फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आगे जाके इस तरह के स्टेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ यही मान के चलना चाहिए कि बायो अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स जो है वो इन फ्यूचर जहाँ इसके पास इसके लिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा वहाँ हम इसको रूटीनली यूज़ कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 99% एंजियोप्लास्टी जो दुनिया भर में हो रही हैं वो मेटालिक स्टेंट से ही हो रही हैं और बायो अब्जॉर्बेबल स्टेंट्स अभी एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया में 1% से भी कम केसेस में यूज़ हो रहा है। इन फ्यूचर अगर फिर से उसका ट्रेंड आता है तो पता नहीं, पर लेकिन अभी तो ज़्यादातर ये रिसर्च में ही है और इन फ्यूचर वी होप कि इसका ट्रेंड वापस से एक बार आए। थैंक यू।